नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईसीटी की पहले यूनिट के यानी कि 3 पार्ट कर चुके हैं। अगले पार्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमने शैक्षिक तकनीकी प्रथम और द्वितीय के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी तृतीय की। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जब भी हम शैक्षिक तकनीकी तृतीय की बात करते हैं तो देखिए इसे बोला जाता है प्रणाली उपागम। क्या बोला जाता है भाई? इसे प्रणाली उपागम बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है? ये समस्या पर केंद्रित होती है और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। यानी कि दो चीजों पर निर्भर होती है। सबसे पहला क्या कि इसकी समस्या का, इसमें समस्या का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है भाई? इसमें समस्या का पता लगाया जाता है। और जब हमें समस्या का पता लगाया जाता है, पता चल जाता है, तो उसके बाद हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं। उद्देश्य पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं। सबसे पहले समस्या का पता लगाते हैं। समस्या का पता लगाने के बाद एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करके उसकी उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। ये होता है आपका प्रणाली उपागम। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो ये किस किस पर केंद्रित होता है? समस्या पर केंद्रित होता है और लक्ष्य पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। भाई जब हमें समस्या ही पता चल जाएगी तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, किसी समस्या के समाधान या विश्लेषण हेतु क्रमबद्ध व्यवस्था प्रणाली ही क्या कहलाती है? हमारी शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली उपागम कहलाती है। यानी कि मैं एक चीज बोल सकती हूँ, किसी समस्या के समाधान, मतलब किसी समस्या पर समस्या का समाधान निकाल के एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उसके समाधान करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य निर्धारित करके उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि समस्या के समाधान व विश्लेषण हेतु क्रमबद्ध व्यवस्था ही उपागम प्रणाली कहलाती है। शिक्षा प्रणाली एवं प्रबंधन को, शिक्षा प्रणाली एवं यहाँ पे क्या होगा? प्रबंधन होगा। शिक्षा प्रणाली एवं प्रबंधन को, शिक्षा प्रणाली एवं प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। यानी कि देखिए अगर हम बात करें तो मैंने बताया था जो आपका हार्डवेयर उपागम होता है, जो आपका हार्डवेयर उपागम होता है, हार्डवेयर उपागम होता है वो किस पर केंद्रित होता है? वो मशीन के प्रयोग पर बल देता है। मशीन प्रयोग पर। किस पर बल देता है? मशीन प्रयोग पर। जबकि सॉफ्टवेयर उपागम की हम बात करें, सॉफ्टवेयर उपागम की बात करें तो ये किस पर होता है? ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। जबकि आपका प्रणाली उपागम है, आपका प्रणाली उपागम है इस किस पर? वैज्ञानिक आधार पर होता है। किस पर आधार होता है? वैज्ञानिक आधार होता है। इसमें कौन सा आधार होता है? इसमें वैज्ञानिक आधार होता है। चीजें समझ आ गई? ये मशीनों के प्रयोग पर बल देता है। यानी कि ये भौतिकी और अभियांत्रिकी, भौतिकी और अभियांत्रिकी, भौतिकी और अभियांत्रिकी यानी कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग पर बल देता है। जबकि सॉफ्टवेयर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यह वैज्ञानिक आधारों पर बल देता है। आ गई ये वाली चीज समझ में? ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई। तो देखिए अब बात करते हैं, अब देखिए ये चीज आ गई समझ में। आगे बात करते हैं, शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है जिससे उन्हें अधिक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ बनाया जाता है। वैज्ञानिक विधि से समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, यह प्रणाली यानी कि प्रणाली की विशेषता क्या क्या है? तो भाई यह हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाली कड़ी है। व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को सुसंगठित, व्यवस्थित, नियंत्रित एवं अधिक उपयोगी बनाती है। समस्या केंद्रित उपागम है। मैंने क्या कहा था? समस्या पर ध्यान दिया जाता है, फिर उसकी उद्देश्य पूर्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि दो चीजें याद रखनी है, समस्या पर केंद्रित होती है और लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। इससे प्रबंधन तकनीक भी कहा जाता है। प्रबंधन तकनीकी भी इसे कहते हैं, प्रबंध तकनीकी भी इसे कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रबंध तकनीकी भी इसे कहते हैं। शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। उपागम गैस्टोल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें समग्रता पर बल दिया जाता है। किस पर आधारित है भाई? ये गैस्टोल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसमें समग्रता पर बल दिया जाता है। चलिए, इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना मूल्यांकन को उपयोगी बनाया है। किसको उपयोगी बनाया है? इसमें मूल्यांकन को उपयोगी बनाया है। क्या क्या बात हो गई भाई? ये समस्या पर केंद्रित होती है, लक्ष्य निर्धारित होते हैं, वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, जिससे स्कूल का यानी कि विद्यालय का प्रबंधन अच्छे से हो पाता है। ये गैस्टोल के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है, जो कि समग्रता पर बल देता है, मूल्यांकन को उपयोगी बनाता है। यानी कि इसमें मूल्यांकन पर ध्यान दिया जाता है कि भाई आपने यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे वो प्रोसेस हुआ, यहाँ पे वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आउटपुट आया, आउटपुट आने के बाद यहाँ पर यानी कि ये जो आउटपुट है, आउटपुट का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। आउटपुट का ही क्या किया जाता है? मूल्यांकन। आपने पेपर दिया, आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने जो रिजल्ट दिया है, आपने जो भी चीज़ किया है, उस रिजल्ट को जब चेक किया जाता है तो वही क्या कहलाता है? उसका मूल्यांकन करना कहलाता है। वही क्या कहलाता है? उस रिजल्ट का आपके जो नंबर वगैरह मिलते हैं ना कि 10 में से कितने नंबर आए, तो वो आपका मूल्यांकन ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है। प्रणाली उपागम के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं? प्रणाली उपागम के मूलभूत तत्व आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। इसके अदा है, प्रक्रिया है, प्रदा है और परिवेश है। यानी कि इनपुट दिया, प्रोसेस दिया, आउटपुट दिया। आउटपुट के साथ साथ अब मतलब इन तीनों चीजों के साथ साथ वहां पर वैसा एनवायरनमेंट भी देना जरूरी है। मान लीजिए आप शिक्षा पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद पेपर दे रहे हैं, लेकिन स्कूल का एक वातावरण भी तो होना चाहिए। स्कूल का एक वातावरण भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे चौथा क्या बात की है? परिवेश कैसा होना चाहिए, यानी कि परिवेश भी शिक्षा से संबंधित ही होना चाहिए। ये इस तरीके से होता है, अदा, प्रक्रिया, प्रदा, और वहां पर उन्हें परिवेश भी प्रदान करना चाहिए जिसमें वो अच्छे से पढ़ सके। आगे बात करते हैं, प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया कौन कौन सी है ना? प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया, ये उद्देश्यों को पहचानता है, उसके बाद उनका प्रतिपादन करता है। ठीक है, समस्या को पहचानता है, यानी कि समस्या को पहचाना है ना, उसके उद्देश्यों को पहचानता है, उनका प्रतिपादन करता है। समस्या के चयन हेतु क्रियाओं का व्यापक रूप से अवलोकन करता है। सबसे पहले भाई मुझे अगर किसी समस्या को पहचानना है तो मैं पीछे की सारे जो भी कार्य हुए हैं ना, उनका व्यापक रूप से अवलोकन करूंगी, उन्हें देखूंगी, है ना। उसके बाद उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है। रूपरेखा तैयार करने के बाद आंकड़ों का संकलन करता है कि भाई डेटा इकट्ठे कर लिए। डेटा इकट्ठे करने के बाद आंकड़ों का विश्लेषण करता है। अब उन डेटा को देखेगा, परखेगा, उन डेटा को एनालिसिस करेगा, फिर उनका मूल्यांकन करेगा और फिर अधिगम उनको सुधारेगा। यानी कि अगर मैं सिंपल चीज़ों से बताऊं तो मैं एक तरीके से ऐसे बोल सकती हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, आपने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने पेपर दिया, मैंने आपसे पूछा या आपका मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद मुझे पता चला नंबर कम आए हैं, मुझे पता चला नंबर कम है। नंबर क्या है भाई? कम है। अब मैं आपसे पूछूंगी, आपसे फीडबैक लूंगी भाई। आपसे क्या लूंगी? फीडबैक लूंगी कि कैसे, क्यों आपके मार्क्स कम आए हैं, क्यों मार्क्स कम है। आप मुझे बताओगे देखो मैम ये चीज़ें समझने में दिक्कत आई है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे आपने बताई कि ये चीज़ें समझने में दिक्कत आई है, मैं उस चीज़ को लूँगी कि भाई समस्या क्या है। आपसे पूछी समस्या क्या है, अब उस समस्या के समाधान के लिए, है ना, मुझे उस समस्या के समाधान के लिए मैं क्या करूँगी? डेटा इकट्ठे करूँगी कि भाई मैंने ये चीज़ें पढ़ाई थी, ये चीज़ें इनको कहाँ कैसे समझने में दिक्कत हुई है। डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं उसका विश्लेषण करूँगी। विश्लेषण करने के बाद मैं अब इसकी रूपरेखा तैयार करूंगी कि भाई मैं किस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊं कि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं। मैं एक नया तरीका, नई विधि से, नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि ये सारी चीज़ें आप समझ पाओ, और ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे उसके आधार पर मैं अपने मतलब मुझे पढ़ाने का जो तरीका है ना, मैं उसको देखूंगी कि भाई अगर इसको ये चीज़ समझ नहीं आई तो मैं दूसरा कौन सा तरीका अपनाऊं कि ये बालक पढ़ पाए। तो यही होता है अभिक्रमित अनुदेशन।
कि सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाए जाने के बाद आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपका मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आई, कितना क्या नहीं हुआ, यानी कि आपका पेपर लिया, पेपर के बाद आपका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद आपके मान लो नंबर कम आए हैं तो आपका फीडबैक लिया जाता है कि भाई नंबर कम क्यों आए हैं, आपसे पूछा गया है कि समस्या क्या है। जब आपने समस्या बता दी तो मैं आपके समस्या के आधार पर देखूंगी कि भाई अच्छा ये चीज़ें इन्हें पढ़ने में दिक्कत हुई है, तो फिर मैं क्या कहूँगी कि देखिए भाई मैंने तो ये चीज़ें पढ़ाई थी, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, क्या क्या चीज़ों में इन्हें समस्या आई है, मैं वो सारा डेटा इकट्ठा करूंगी, मैं डेटा का विश्लेषण करूंगी, विश्लेषण करने के बाद मैं नई रूपरेखा बनाऊंगी, यानी कि मैं अधिगम करने का एक नया तरीका अपनाऊंगी कि भाई मैं इन्हें दूसरे तरीके से समझाती, दूसरे तरीके से समझा के फिर से मैं आपका पेपर वगैरह लूंगी, आपको पढ़ाऊंगी, पढ़ाने के बाद आप उसे पढ़ोगे दोबारा से पढ़ने के बाद मैं आपका पेपर लूंगी, फिर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यानी कि इसमें क्रम से सारी चीजें चलती हैं, एक क्रम में चलती हैं सारी चीजें, ठीक है, ये चीज आ गई समझ में, ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछता है। आगे बात करते हैं शिक्षा में प्रणाली उपागम की उपयोगिता क्या है। तो भाई अब इसमें उपयोगिता की बात करें कि भाई इसकी उपयोगिता क्या क्या है। देखिए भाई एक तो ये शिक्षा प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है जिससे उद्देश्यों के अनुकूल बनता है, यानी कि अगर कोई भी चीज है वो वैज्ञानिक ढंग से होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। प्रणाली उपागम में उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं। मान लो मैं आपको पढ़ाने आ रही हूं तो शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या पढ़ना है और किस चीज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें पढ़ना है। जब बालक को और शिक्षक को दोनों से ही पहले से ही पता है कि हमारे निर्धारित लक्ष्य क्या है, हमारे निर्धारित लक्ष्य क्या है, अगर हमें पहले से ही हमारे निर्धारित लक्ष्य पता है तो हम सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। आगे समझ में, आगे बात करते हैं वास्तविक समस्या का पता लगा के उसका समाधान होता है। अब देखिए इसमें पहले जब मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद मूल्यांकन हुआ, आपके नंबर कम आए, यानी कि अब आपके नंबर कम आए तो मैंने आपसे फीडबैक लिया कि बेटा नंबर कम कहाँ आए हैं, आपने बताया मैम यहाँ है, यानी कि वास्तविक समस्या का पता चला है भाई मुझे उस व्यक्ति विशेष से जाकर के जिसके मार्क्स कम आए हैं, मैंने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। इसकी सहायता से विद्यालय के सभी भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग हो पाता है, यानी कि वहां पर जितने भी साधन उपलब्ध हैं, अब भाई किसी को मैप से समझ आ रहा है, किसी को चार्ट से समझ आ रहा है, किसी को डायग्राम से समझ आ रहा है, यानी कि विद्यालय में शिक्षण के जितने भी सहायक सामग्री उपलब्ध है ना, सभी का अच्छे से क्या हो पाता है, प्रयोग हो पाता है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा तरीका तो अलग करना ही पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस की हम बात करते हैं। देखिए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या, यानी कि आपको एक तरीके का प्रोग्राम बना के दे दिया जाता है, एक तरीके के एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जाता है, या एक तरीके से आपका शिक्षण का ऐसा माध्यम बना के दे दिया जाता है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही स्वयं अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि कोई सॉफ्टवेयर हो सकती, कोई एप्लीकेशन हो सकती, कोई ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एक ही होता है जिसकी सहायता से आप शिक्षण करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षण में तकनीकी का यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का यूज़ किसने किया है, तो ये BF स्किनर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? BF स्किनर के द्वारा। कब? 1954 में। इसको कार्यक्रमित अनुदेशन भी बोलते हैं, इसे स्व अनुदेशन भी बोलते हैं, या इसे स्वचालित अनुदेशन भी बोला जाता है। BF स्किनर ने इसकी परिभाषा क्या दी है कि भाई अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम शिक्षण की क्या है, एक कला है। क्या है? एक कला है जिसके माध्यम से एक समय पे मैं यहाँ बैठे बैठे हुए कितने आप विद्यार्थियों को पढ़ा पा रही हूँ। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता क्या है? तो देखिए भाई इसकी विशेषता ये है कि मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। किसके? मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। जिस प्रकार से आपका हार्डवेयर है वो भौतिकी और अभियांत्रिकी पर निर्भर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस पर निर्भर है, वो आपका सॉफ्टवेयर उपागम है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। आपका प्रणाली उपागम किस पर है? वो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। उसी प्रकार आपका अभिक्रमित अनुदेशन है, ये मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। स्वयं अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जाती है, यानी कि स्वयं अध्ययन करते हो आप, यहाँ पे आपको सामग्री प्रदान कर दी जाएगी, उसके माध्यम से आपकी जितनी गति है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी देर तक आपको पढ़ना है आप उतनी ही देर तक उससे पढ़ पाते हैं। यानी कि एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाता है जो प्रोग्राम, वो आपकी स्वयं अध्ययन ही है,
कि आप अपनी गति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जब आपको पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना है, आप उससे पढ़ लेते हो। आप एप्लीकेशन वगैरह पे यूट्यूब उस पर एप्लीकेशन वगैरह पे जो पेपर देते हो वो आपका स्वयं मूल्यांकन है। वो भी तो क्या है, एक अभिक्रमित अनुदेशन ही तो है। इसमें बालक अपनी गति से सीख पाता है। इसमें पाठ्यक्रम छोटे छोटे पदों में निर्धारित किया जाता है, बांटा जाता है और तार्किक रूप से एक दूसरे पद दूसरे से जुड़े होते हैं। आपका सिलेबस बड़ा है, आपका सिलेबस बड़ा है, सिलेबस को मैं छोटे छोटे भागों में बांटूंगी। छोटे छोटे भागों में बांट करके चैप्टर बन गए। अब चैप्टर के प्रत्येक भाग को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके एक दूसरे से उन्हें कनेक्ट करूंगी और कनेक्ट करके आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, बालक को फीडबैक प्रदान किया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई इसमें मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ने के बाद आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपका मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन देने के बाद आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि क्या चीज़ कैसे समझ आई या नहीं, इस टीचर का समझ आ रहा है, इस शिक्षक का समझ आ रहा है, ये सामग्री समझ आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे ही आप प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं या फिर आपने जो टेस्ट दिया उस टेस्ट में आपके आधार निकल के आ जाते हैं कि भाई देखिए आपके तो 100 में से 57 नंबर है, जाके और मेहनत कीजिए। आपको गुड बैड है ना, गुड बैड एक्सीलेंट ये सब लिखा हुआ था, यानी कि आपको आपका फीडबैक मिल जाता है कि आपके मार्क्स कम है। विद्यार्थी को अनुक्रिया के आधार पर स्वयं मूल्यांकन किया जाता है, स्वयं मूल्यांकन हो जाता है। इसमें समस्या का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की भी व्यवस्था की जाती है, यानी कि आपकी कोई समस्या है, समस्या का पता लगाया जाता है, पता लगाने के बाद उपचारात्मक अनुदेशन यानी कि उस समस्या का समाधान, उपचार भी किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, अभिक्रमित अनुदेशन का व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्या उद्देश्य है भाई, व्यवहार में परिवर्तन लाना इसका मेन उद्देश्य है। शिक्षार्थी इसमें क्रियाशील रहकर सीखता है। शिक्षार्थी कैसे सीखता है भाई, इसमें क्रियाशील यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। बच्चे से क्वेश्चन पूछता रहता है, बच्चे को जवाब देना पड़ता है। बच्चे का क्वेश्चन दिया, उसका जवाब दिया, वहाँ से फीडबैक आया, यानी कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चलती रहती है। यानी कि बच्चा इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रत्येक बच्चा करता है। जबकि क्लास में आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पे राम से क्वेश्चन पूछा है तो केवल राम ही जवाब देगा, श्याम को इससे कोई मतलब नहीं है। श्याम को आता है या नहीं आता वो चीज़ पता ही नहीं चलेगी। लेकिन मान लो आप कंप्यूटर पे बैठे हो, कंप्यूटर पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है और वो क्वेश्चन अब राम ने सॉल्व नहीं किया ना, तो राम का फीडबैक मिल जाएगा कि भाई आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इसका आंसर ये होगा। और अगली बार कि भाई किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप उसमें से दोबारा से पढ़ सकते हैं। परंपरागत की अपेक्षा बालक इससे अधिक सीखता है, क्योंकि बालक अकेला इससे अपने रूप से, इंडिविजुअल रूप से इसमें जुड़ा रहता है। हर बच्चे की इंडिविजुअल पहचान होती है इसमें, हर बच्चा इंडिविजुअल रूप से इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।